सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज हम शुक्ल जी की पुस्तक से वीरगाथा काल देश भाषा काव्य पर प्रकरण 3 जो है इससे प्रश्नोत्तरी संख्या 4 को देखेंगे। और ये आज अंतिम प्रश्नोत्तरी है देश भाषा काव्य को लेकर। इसके बाद केवल फुटकल रचनाएं शेष बचेगा, उससे हम आगे प्रश्न लेके आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके समय में राजपुताने आए थे? पृथ्वीराज के समय में, अनंगपाल के समय में, सोमेश्वर के समय में, जयानक के समय में? तो आंसर हो जाएगा सोमेश्वर के समय में। तो हम जानते हैं कि चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के सखा थे, राजकवि थे या मित्र थे। तो यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि पृथ्वीराज के समय में राजपुताने आए थे, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने उनका जो काल है उनके साथ बहुत बीता है, हम उसको पढ़ते आए हैं। लेकिन ध्यान देना है ये किसके समय में राजपुताने आए थे। तो इनके पिता जो सोमेश्वर थे उसके समय चंद्रवरदाई राजपुताने आ चुके थे। अगला प्रश्न देखिए, नागौर नामक स्थान किसके द्वारा बसाया गया है और नागौर की ही बहुत सी भूमि किसको दान में दे दी गई? तो यहाँ ऑप्शन है सोमेश्वर चंद्रवरदाई, अनंगपाल सोमेश्वर, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, जयचंद भट्टकेदार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चंद्रवरदाई। तो यहाँ ध्यान देना है कि नागौर नामक जो स्थान है राजस्थान के आसपास, तो ये स्थान पृथ्वीराज ने इसको बसाया था और फिर अपने मित्र चंद्रवरदाई को कुछ भूमि, बहुत सी भूमि यहाँ पे दान कर दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा कहा गया था कि अब तक चंद के वंशज नागौर में रहते हैं तथा उदाहरण देकर बताया गया कि इसी वंश के प्रतिनिधि ... से मेरी भेंट हुई। अब ये बताना है कि जो चंद के वंशज हैं, जो आगे एक वंश वृक्ष चलता है, जो पिता परपितामह, पितामह, पुत्र, पौत्र, ऐसे करके जो एक वंश वृक्ष चलता है, इसी में कहा गया है कि कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि चंद के वंशज नागौर में रहते हैं तथा उदाहरण देकर भी बताया था कि इसी वंश के प्रतिनिधि ... से मेरी भेंट हुई थी। तो कौन थे? तो जयानक कवि थे, नानूराम से मुलाकात होने की बात कही थी। नानूराम थे, पृथ्वीराज से मुलाकात होने की भेंट की थी। भट्टकेदार थे, हरप्रसाद शास्त्री से भेंट होने को कही थी, या हरप्रसाद शास्त्री थे जिन्होंने नानूराम से मुलाकात होने की बात कही थी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी नानूराम से। तो किसके द्वारा कहा गया था कि अब तक चंद के वंशज नागौर में रहते हैं? तो ये हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा कहा गया था। और उदाहरण देकर बताया गया था कि इसी वंश के प्रतिनिधि कवि, तो जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? नानूराम थे, यानी कि नानूराम भी चंद के वंश में आते हैं। तो इसी वंश के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? नानूराम थे। और उन्हीं से भेंट होकर के इनके वंश वृक्ष के बारे में मैंने जानकारी हासिल की थी, ऐसा हरप्रसाद शास्त्री जी का कहना है। अगला प्रश्न देखिए, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी को चंद का वंश वृक्ष किससे प्राप्त हुआ था? तो जब हरप्रसाद शास्त्री जी गए थे तो खोज में गए थे। ये लोग बहुत जगह ढूंढते थे, खोज करते थे कि कौन सा तथ्य सही है, कौन सी प्रमाणिक चीज़ें हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह जाते थे। तो हरप्रसाद शास्त्री जब गए थे तो इनको चंद का वृक्ष, जो वंश वृक्ष था, किससे प्राप्त हुआ था? जयानक कवि से, नानूराम भाट से, वीरचंद्र से या रामचंद्र से? तो यहाँ आंसर हो जाएगा नानूराम भाट से। तो नानूराम भाट के पास कुछ एक ऐसी प्रति मिलती है जिसके आधार पर इनको चंद का वंश वृक्ष प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा यह बताया गया कि चंद के 4 पुत्र थे, एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला? ये किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाए, ऑप्शन है आपके पंडित हरप्रसाद शास्त्री, चंद्रवरदाई या नानूराम द्वारा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर हो जाएगा नानूराम द्वारा। तो नानूराम, देखिए कहीं कहीं पे पृथ्वीराज के 10 पुत्रों की भी बात आती है, चंद के 10 पुत्रों की भी बात आती है। तो हर जगह इनके अंकों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 4 अंक किसने बताए हैं? तो ये नानूराम, जो भाट हुए थे नानूराम, इन्होंने ये चंद के वंशज थे, उनके प्रतिनिधि थे। तो इनके द्वारा ही बताया गया
कि जो चंद्रवरदायी थे इनके 4 पुत्र हुए थे और उन चारों में से इन्होंने डिफाइन किया था, एक मुसलमान हो गया था, दूसरे का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया था, और तीसरा का जो वंशज हैं, जो तीसरा इनका पुत्र हुआ था, उनके जो आगे की पीढ़ी थी वो आम्भोर में जा बसी थी। आम्भोर में होने का मिलता है। और चौथा जो था वो नागौर में था, यानी कि चौथे से तात्पर्य है ये चंद्रवरदायी थे। तो इसलिए यहाँ पे किसके द्वारा ये कहा गया था, प्रश्न उठता है, तो हमको कहना है कि ये नानूराम के द्वारा कहा गया था। अब बताइएगा, पृथ्वीराज रासो में चंद के कितने पुत्रों का नाम दर्शित किया गया है। तो जो हमारी पृथ्वीराज रासो है उसमें चंद के पुत्रों का कितना नाम दिया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 5, 8, 9, 10। तो यहाँ और आंसर हो जाएगा 10। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न इससे पहले किया था कि नानूराम ने केवल 4 पुत्र होने की बात कही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो हम पढ़ते हैं उसमें चंद्रवरदायी के 10 पुत्र को बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा सुप्रसिद्ध कवि चंद की परंपरा में आते हैं। तो कौन सा हिंदी का कौन सा सुप्रसिद्ध कवि हैं जो चंद की वंश परंपरा में आते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान रखने के लिए बस हिंदी को पकड़ लीजिए। ये हिंदी शब्द को जब आप ध्यान रख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चंद के वंश परंपरा में कौन आते हैं। तुलसीदास, सूरदास, रसखान, कबीर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है। तो जो चंद की वंश वृक्ष मिलता है उसमें अंतिम कवि के रूप में सूरज चंद का नाम आया। तो ये सूरज चंद जो हैं वो सूरदास ही कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास द्वारा किस ग्रंथ में स्वयं की वंशावली दी गई है। तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें सूरदास ने स्वयं की वंशावली दी है। तो एक प्रश्न बहुत मोस्ट है ये। सूरदास द्वारा अपने किस ग्रंथ में स्वयं की वंशावली को दी गई है। सूरसागर में, सूरसारावली में, साहित्य लहरी में, सभी में। तो इनकी जो साहित्य लहरी रचना है यहाँ पे इनकी वंशावली दी है। और अक्षर जो ध्यान जाता है, अगर हमने पढ़ा नहीं है, हम थोड़ा सा एक लॉजिक लगाने की जहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ सूर सारावली में हमको क्या मिल रहा है, सूर का सार। तो झट से दिमाग में आता है कि यहाँ सारावली है, इसका मतलब इनका वंश परिचय यहाँ मिलेगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ सारावली जरूर है, सार जरूर है, लेकिन यहाँ वंश नहीं है। वंश किस में है, साहित्य लहरी में है। ठीक है। तो इनके वंश की लहर आई थी, ऐसे हम ध्यान रखेंगे कि सूरदास के वंश की क्या आई थी, एक लहर आई थी। तो चंद की वंश परंपरा से एक लहर चली थी जो सूरज चंद तक चली थी। तो इसलिए इस लहर से हम इनकी साहित्य लहरी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप, पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। तो ये पंक्ति अगर पूछी जाती है कि ये कहाँ से ली गई है, किसकी पंक्ति है, तो इसमें ध्यान देना है। इसकी अगर पूरी पंक्तियाँ मैं एक बार पढ़ के सुना दूँ, होने को 4 पंक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन इसमें अगर आगे को आप सुनना चाहते हैं उसको भी देख लीजिए। पारि पायन सूरन के सूर सहित स्तुति कीन, ता सुवन सुप्रशंस में भवचंद चारु नवीन, भूप पृथ्वी राज दीन हो तीन ज्वाला देश, तनय ताके 4 कीन हो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुण चंद्रता सुतशील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हम्मीर भूपति संगत खेलत जाय, ता सुवंश अनूप भो हरिचंद अति विख्यात, आगरे रही गोप चल मैं रहियो ता सुत वीर, पुत्र जन्मे सात ताके महाभट गंभीर, कृष्ण चंद उदार चंद जो रूप चंद सुभाय, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय, देव चंद्र प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। तो ये पंक्तियाँ पूरी की पूरी थी। बस ये 4 पंक्तियों को ध्यान में रख करके आपको बताना है कि ये किस ग्रंथ से है, सूरसागर से, साहित्य लहरी से, पृथ्वीराज रासो से, या साहित्य सागर से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सूर ने अपनी वंश परंपरा किस में दी है। तो सूर ने अपनी जो वंश परंपरा दी है वो सूर साहित्य लहरी में दी है। अगर साहित्य लहरी में दी है तो ये साहित्य लहरी में उनकी परंपरा की ही पूरा ये वर्णन किया गया है, जिनमें उनके पुत्रों के, उनके पौत्रों के सब नाम गिनाए गए हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास की हैं और उनके साहित्य लहरी से हैं। अगला प्रश्न देखिए,
सूर व नानूराम के द्वारा दी गई चंद की वंशावली को मिलाने में एक अंतर आता है, वह है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इसमें ऑप्शन बन नहीं पा रहे थे। बस अगर इसी तरह से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के अगर पूछा जाता है कि जो नानूराम की चंद्रवरदाई की जो वंश परंपरा नानूराम ने दी है और जो सूरदास ने अपनी वंश परंपरा दी है, उसमें क्या अंतर है, तो बस ध्यान देना है कि नानूराम ने जल्लचंद के जो नानूराम की वंश परंपरा मिलती है उसमें जल्लचंद का नाम आता है और इसी से फिर आगे को इस तरह से क्रम बढ़ता जाता है उनके पुत्रों का। लेकिन अगर बात करते हैं सूरदास की, तो सूरदास ने वहाँ पे गुणचंद्र को लिया है, तो इनके गुणचंद्र से क्रम बढ़ते जाता है, जो वृक्ष बनता जाता है वो गुणचंद्र से बनता है, और जो नानूराम है उनका जलचंद से बनता है। बस यही दो नामों का अंतर है, ज़्यादा वृक्ष बिल्कुल सेम बना हुआ है। बस ध्यान रखना है, अगर जो मूल में इनके जो जल्लचंदा आते हैं वहाँ पे सूरदास ने गुणचंद्र को रखा है, तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करनी थी, तब इस चीज़ को मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अगर पूछा जाता है कि सूर की जो वंश परंपरा चली है वो किससे मानी गई है, तो हमको वहाँ पे गुणचंद्र लिखना है। और अगर नानूराम को इंडिकेट करके पूछा जाता है कि नानूराम ने अपनी जो वंश परंपरा दी थी मूल से, तो वो किसके द्वारा दी थी, गुणचंद्र या जलचंद, तो हमारा जलचंद हो जाएगा। तो ये दोनों नामों को ध्यान रखना है, ज़्यादा इनका जो वृक्ष है वो एक जैसा चला है। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा कहा गया कि चंद ने 3 या 4 हज़ार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा हुआ था। तो किसने ये कहा था कि जो चंद्रवरदाई थे इन्होंने 3 या 4 हज़ार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया था। जैसा कि प्रश्न की उसको देख करके आप समझ रहे होंगे कि जो पुस्तक जल्लड़ हत्ती दी, जो ये बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, उसी ग्रंथ की यहाँ पे बात की जा रही है कि पृथ्वीराज जो रासो लिखा था चंद्रवरदाई ने, उसमें इन्होंने 3 या 4, ठीक है, 3 या 4 हज़ार श्लोक, देखिए इनके श्लोकों की संख्या आ रही है, 3 या 4 हज़ार श्लोक में अपना काव्य लिखा है। किसने, चंद्रवरदाई ने। और इसके पीछे उनके लड़के ने यानी कि जल्लड़ ने अंतिम 10 समय को, अगर पूछा जाए ना कि 10 समयों को किसने जोड़ा था, तो जल्लड़ ने जोड़ा था, को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया था। ये चीज़ किसने बताई है, चंद्रवरदाई ने, हरप्रसाद शास्त्री जी ने, नानूराम ने या जल्लड़ ने, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नानूराम ने। नानूराम क्या कहते हैं कि जो चंद्रवरदाई ने अपना पृथ्वीराज रासो लिखा था वो 3 या 4 हज़ार श्लोक संख्या में लिखा था कहते हैं, लेकिन इसके पीछे इनके लड़के ने 10 समय और जोड़ करके अंतिम 10 समय लिख करके ग्रंथ को पूरा किया था। ये कथन किसका है, तो ये नानूराम जी का है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ने किस शासक के समय अपना परिवर्तित रूप धारण किया था। परिवर्तित रूप धारण का मतलब है कि बदलाव लाया था। तो पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ था, इन्होंने किस शासक के समय अपना परिवर्तित रूप धारण किया था, यानी कि थोड़ा बदलाव लेके आया था। बाबर, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, तो यहाँ आंसर होगा अकबर। तो यहाँ परिवर्तित शब्द से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज ने अपना परिवर्तित रूप किस शासक के समय लिया था, यानी कि पृथ्वीराज राज में बहुत सी चीज़ें बाद में जुड़ी हुई भी बताई जाती हैं, तो जो पहले परिवर्तित रूप मिलता है वो किसके समय का मिलता है, अकबर का मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा कहा गया है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामना हरप्रसाद शास्त्री जी को दी थी वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। ये कथन किसका है, ये पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रति मिलती है कहते हैं, उस प्रति के बारे में कहा जा रहा है। तो किसके द्वारा कहा गया कि इसकी असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। उन्होंने महोबा के समय जो नकल महामना हरप्रसाद शास्त्री जी को दी थी वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। ये कथन किसका है, तो पृथ्वीराज का है, नानूराम का है, चंद्रवरदाई का है, जैनक का है। तो ये नानूराम जी कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, नानूराम जी का मानना है कि उन्होंने जो हरप्रसाद शास्त्री ने को जो ये प्रति दी है वो एक तरह से ऊटपटांग और रद्दी है कहते हैं। असली प्रति मेरे पास है, ये कहना है नानूराम जी का। अगला प्रश्न देखिए, ये पृथ्वीराज रासो से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इसमें जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो मैं एक साथ लिख ली हूँ, इसको आप लोग सुन लीजिए।
मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, जिनसे प्रश्न बना हुआ है। मैंने केवल उतना ही लिखा है जिनसे प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए इन पंक्तियों को खासकर लिखी हुई हूँ। वैसे बहुत सारी पंक्तियाँ हैं पर नहीं लगता कि वो पूछी जाएंगी। और जो प्रश्न में बहुत बहुत बार पूछी गई हैं वो ये 4 पंक्तियाँ हैं, इनको मोस्टली याद रखिएगा कि मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी। ये पंक्ति किससे है? तो पृथ्वीराज रासो से है। अगला पंक्ति देखिए, बज्जी घोर निशान रान चौहान चहुंदी से। तो इसको तो हम इससे भी जान सकते हैं, चौहान शब्द आ गया तो पृथ्वीराज रासो से है। और अगला इसमें पंक्ति थी, हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश। तो ये पंक्ति दिल्ली सुदेश, तो ये पंक्ति किससे है? पृथ्वीराज से है। तो अंतिम इनको दिल्ली का शासक, हिंदू शासक कहा जाता है। तो इस वाली पंक्ति को हम दिल्ली से पकड़ सकते हैं कि दिल्ली का हिंदू अंतिम शासक था। और फिर अगला अंतिम एक पंक्ति, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक कसद। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ हैं। अगला जो पृथ्वीराज से एक पंक्ति है उसमें थोड़ा सा उसको भी सुन लीजिए। सुरासान मुल्तान खंधार मीर बलस स्यो बलम तेग अचूक तीरम रुहंगी फिरंगी हलबली सुमानी ठठी ठठ भल्लोच ढाल निशानी मंजारी चसी मुख जम्बुक लारी हजारी हजारी हुकें जोध भारी। ये भी पृथ्वीराज से है। अब अगला प्रश्न है, भट्ट केदार का समय है। भट्ट केदार जो हम लोग रचना पढ़ते हैं मधुकर कवि और भट्ट केदार की, तो उसमें से जो भट्ट केदार हैं इनका समय क्या है? संवत 1223, संवत 1224, संवत 1228, संवत 1230। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1224। तो आंसर क्या हो जाएगा? संवत 1224। अगला प्रश्न है, मधुकर कवि का समय है। अब दूसरे कवि यहाँ पे जयानक के जो दरबार में रहे थे चंद्रवरदाई की तरह, वैसे ही मधुकर और जयचंद्र ये भट्ट केदार का नाम आता है। तो मधुकर कवि का समय क्या था? संवत 1223 था, संवत 1220 था, संवत 1243 था या संवत 1250 था? यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1243 था। अगला प्रश्न देखिए, दहती पुत्र कविचंद्र के सुंदर रूप सुजान इक जल्ह गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। बहुत अच्छी पंक्ति है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान इक जल गुण बाबरो गुण समुद्र ससभान। ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? विसलदेव रासो से, पृथ्वीराज रासो से, खुमार रासो से, परमाल रासो से। तो ये जो पंक्ति है ये पृथ्वीराज रासो से। हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वीराज रासो में चंद्र के 10 पुत्रों का वर्णन है, और वैसे ही हमने बताया था कि नानूराम ने इनके 4 पुत्रों का वर्णन किया है। 4 ही पुत्र थे, जो एक मुसलमान हो गया था, एक का पता नहीं है, एक अम्बोर में जाके बस गया था और एक को नागौर में मिलता है। तो इस तरह से 4 ही पुत्र थे, ये मानना है नानूराम का, लेकिन 10 पुत्र थे, ये मानना है पृथ्वीराज रासो को। पंक्ति कैसे बहे? तो शुरू में ही आया है दहती पुत्र। दहती पुत्र मतलब 10 पुत्र। तो जहाँ 10 पुत्र आ जाएगा तो जान लीजिएगा कि वो पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। ठीक है, तो एक इससे हम ट्रिक से पंक्ति को पहचान सकते हैं। दहती पुत्र, सामने पुत्र भी लग रहा है, दहती मतलब 10 पुत्र, तो 10 पुत्र की बात पृथ्वीराज रासो में की गई है। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार किसने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है? तो बताइए कि कौन सा ऐसा कन्नौज सम्राट जयचंद का कवि हुआ है या जिसने उनके विषय में खूब सारा कीर्तिमान या उनका गुण गाया है? वो दयालदास थे, नरपति नाल थे, भट्ट केदार थे या श्रीधर थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा भट्ट केदार, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भट्ट केदार और मधुकर कवि ये दोनों ही उनके दरबार में थे। तो भट्ट केदार के लिए कहा गया है कि जिस तरह से चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया था, उसी तरह भट्ट केदार ने भी कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस रासो ग्रंथ में चंद्रवरदाई व भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख हुआ है? ये मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज के रचयिता हैं, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं चंद्रवरदाई, और यहाँ इनको देखिए भट्ट केदार किसके हैं? जयचंद्र प्रकाश के। तो यहाँ पे ये दोनों रचनाएं अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग रचनाकारों के साथ हैं। भट्ट केदार का जो जयचंद्र प्रकाश है वो उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद के लिए लिखा है। वैसे ही चंद्रवरदाई अपोजिट हैं, उनके दूसरे भाई पृथ्वीराज के लिए लिखे हैं। इसलिए इन दोनों का संवाद, महत्वपूर्ण प्रश्न संवाद से बन रहा है। तो किस रासो ग्रंथ में चंद्रवरदाई और भट्ट केदार का संवाद
एक स्थान पर उल्लेख हुआ है। पृथ्वीराज रासो में, जयमयंक जसचंद्रिका में, जयचंद्र प्रकाश में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में। किस में हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न देखिए, भट्ट केदार द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है जिसे महाकाव्य कहा गया है तथा ग्रंथ में महाराज जयचंद्र के प्रताप व पराक्रम का विस्तृत वर्णन भी है? तो अब ये बताना है कि भट्ट केदार द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो उसको एक महाकाव्य कहा गया है। पहली बात हमको याद करनी है कि अगर पूछा जाए कि भट्ट केदार का जो जयचंद्र प्रकाश है ये कैसा ग्रंथ है, ठीक है। कभी कभी विधा पूछ ली जाती है कि क्या है, महाकाव्य है, नाटक है, निबंध है, इस तरह से पूछा जाता है। तो भट्ट केदार ने जो लिखा था जयचंद्र प्रकाश, वो एक महाकाव्य है। ये प्रश्न पहले ध्यान रखिएगा कि इनका जयचंद्र प्रकाश क्या है, एक महाकाव्य है। तो क्या कहते हैं आगे कि ग्रंथ में महाराज जयचंद्र के प्रताप व पराक्रम का विस्तृत वर्णन भी था। तो ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें विस्तृत वर्णन भी किया गया है? जयमयंक जसचंद्रिका, भट्ट केदार दर्शन, जयचंद्र प्रकाश, राठौड़ादी ख्यात। तो हमको पता है कि इनकी कौन सी रचना है, जयचंद्र प्रकाश। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जयमयंक जसचंद्रिका नामक बड़ा ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसको भी क्या कहा जा रहा है कि ये भी बड़ा ग्रंथ है। तो मधुकर कवि ने लिखा है, भट्ट केदार ने लिखा है, दयाल दास ने लिखा है, परमार्दी देव यानी कि परमाल ने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा मधुकर कवि ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, जयमयंक जसचंद्रिका व जयचंद्र प्रकाश दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अब ये भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी देश भाषा काव्य में कौन सी रचनाएं हैं जो उपलब्ध नहीं हैं। वो दो ग्रंथ कौन से हैं जो अब उपलब्ध ही नहीं हैं, जो उपलब्ध ही नहीं है और इनका उल्लेख एक ग्रंथ में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, ये दो ग्रंथ हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन प्रश्न हमारा जो यहाँ पर था वो ये है कि इस दोनों ग्रंथों का उल्लेख मिलता कहाँ पे है? कैसे पता चला कि जयमयंक जसचंद्रिका, अगर इसका कोई साक्ष्य ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि ये इस तरह के ग्रंथ भी हैं, ठीक है, क्योंकि कोई साक्ष्य ही नहीं है। नहीं तो अगर लिखित में कहीं हस्तलिखित प्रतियाँ होती या कहीं शिलाओं पे लिखा होता तो पता चलता कि ये इनकी रचना है। तो इनके लिए कहा गया दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कह रहे हैं, लेकिन कहीं एक ग्रंथ ऐसा मिला है जिनमें इनका वर्णन हुआ है। उससे पता चला है कि जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश ये इनकी भी रचनाएं रही हुई हैं, ठीक है। जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश ये दो रचनाएं रही हैं। इसका पता किस में मिलता है? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो में, बिसलदेव रासो में, राठौड़ा रीख्यात में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राठौड़ा रीख्यात। ये रचना दयाल दास की है और इसी राठौड़ा रीख्यात में जयचंद्र प्रकाश और दूसरा जयमयंक जसचंद्रिका, इनका वर्णन आया है। इसीलिए पता चलता है कि ये दोनों ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखिए, राठौड़ा रीख्यात किसका ग्रंथ है तथा इसे कहाँ सुरक्षित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने अभी पढ़ा था कि राठौड़ा रीख्यात किसका ग्रंथ है और इसे कहाँ सुरक्षित रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जब कोई ऐसी ग्रंथ होते हैं जो एक साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई म्यूजियम में या कोई संग्रहालय में उनको संग्रहित करके रख दिया जाता है। तो ये किसकी, राठौड़ा रीख्यात किसकी रचना है और इसे कहाँ सुरक्षित किया गया है? दोनों प्रश्न इससे महत्वपूर्ण है। तो राठौड़ा रीख्यात मधुकर कवि की है, पुणे में संग्रहित है। दयाल दास की है, महाराष्ट्र संग्रहालय में संग्रहित है। दयाल दास की है, बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में संग्रहित है। या सभी ऑप्शन सही हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये दयाल दास की रचना है और बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में रखी गई है। कौन सी पुस्तक? राठौड़ा रीख्यात। अगला प्रश्न देखिए, राठौड़ा रीख्यात, इसको ख्यात भी कहते हैं छोटे शब्दों में। राठौड़ा रीख्यात में वर्णित आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत दयालदास द्वारा किन ग्रंथों का आधार बनाकर लिखा है? तो इन्होंने जो राठौड़ा रीख्यात लिखा, यहाँ पे दो ग्रंथों को आधार बना के लिखा था। ये नहीं है कि दयालदास ने अपनी रचना खुद ही लिख डाली थी। उसमें जो इन्होंने राठौड़ा रीख्यात लिखी थी, अगर यहाँ प्रश्न दो तीन तरह से मोस्ट बन सकता है कि राठौड़ा रीख्यात जो दयालदास की रचना है ये किन दो ग्रंथों को आधार बनाकर लिखी गई थी, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। या घुमा के पूछे तो राठौड़ा रीख्यात में वर्णित जो आदि से लेकर के कन्नौज तक का जो वृत्तांत दिया
लिया गया है वो किन ग्रंथों को आधार बनाकर लिखा गया है। और अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि राठौड़ारी ख्यात में आदि से लेकर के कहाँ तक का वृत्तांत दिया गया है, तो कन्नौज तक का दिया गया है। तो बहुत तरह से ये प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो विसलदेव रासो जयचंद्र प्रकाश पृथ्वीराज रासो विसलदेव रासो जयमंक जस चंद्रिका जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका, ये दोनों ग्रंथ हैं जिसको आधार बना करके राठौड़ारी ख्यात दयालदास ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। अब प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, जब 13वीं शताब्दी आ रही थी विक्रम की, उस समय आरंभ में जो उत्तर भारत में 2 प्रधान साम्राज्य आए थे वो कौन से थे। ऑप्शन है, चंदेल चोल थे, गहरवार चौहान थे, चौहान चंदेल थे, चंदेल और गहरवार थे। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा गहरवार और चौहान। अभी हमने जो राठौड़ारी ख्यात पढ़ा ना, राठौड़ों का वर्णन, राठौर या गहरवार यहाँ किसके लिए आया है, तो राठौड़ और गहरवाल यहाँ पर कन्नौज के राजाओं के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे और चौहान जो शब्द आया है ये पृथ्वीराज के वंशजों के लिए आया, गहरवार और राठौर आया है ये जयचंद के लिए आया है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो इस समय जो 2 प्रधान साम्राज्य बने थे, दोनों भाइयों के थे, मौसी और दोनों बहनों के पुत्र थे। एक साइड से गहरवार राठौरों में जयचंद थे, तो दूसरी तरफ से उनकी मौसी का बेटा पृथ्वीराज था चौहान वंश से। तो ये दोनों उस समय के प्रधान साम्राज्य कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 प्रधान साम्राज्यों में से किसका साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। पृथ्वीराज चौहानों का, गहरवार राठौरों का, या दोनों का, या कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान देने वाला विषय है। अब झट से हमको ये समझ में आता है कि पृथ्वीराज जो थे इनको इनके नाना ने गोद ले लिया था और दिल्ली का शासक भी नियुक्त कर दिया था। तो दिमाग में अगर थोड़ा सा समझ भटक जाए तो हमारे दिमाग में आता है कि पृथ्वीराज जयचंद्र तो हारे थे, उनके पास कहाँ राजपाट ज़्यादा होगा, तो पृथ्वीराज ही होंगे। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज यहाँ आंसर नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा गहरवारों का, राठौरों का। ठीक है, तो जो विस्तृत साम्राज्य था, धन धान्य संपन्न देश था, वो कौन था, गहरवार थे। और यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा गहरवार राठौरों का। तो ये उल्टा है कि नहीं, आप लोग गंभीरता से सुनिए। प्रश्न है हमारे पास कि 2 प्रधान साम्राज्य थे, एक गहरवारों का था कन्नौज में जो थे, और अगर प्रश्न ऐसे बन जाए गहरवार किसके लिए आया है, तो ध्यान दीजिएगा राठौरों के लिए आया है। और राठौर में कौन आते हैं, तो जयचंद वगैरह जो कन्नौज के राजा थे यही लोग आते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसका साम्राज्य विस्तार ज़्यादा था। अगर पूछा जाएगा तो जयचंद वाला जो साम्राज्य था उसका विस्तार ज़्यादा था। अगला प्रश्न देखिए, किसके संबंध में कहा गया है कि इनकी 2 राजधानियाँ थी, कन्नौज और काशी, गहरवारों की, चंदेलों की, चोलों की, चालुक्यों की। तो आंसर हो जाएगा गहरवारों की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके संबंध में कहा गया है, इनकी 2 राजधानियाँ थी, कन्नौज और काशी। तो ये कन्नौज और काशी 2 राजधानियाँ किसकी थी, तो गहरवारों की थी। अगला प्रश्न देखिए, काशी में राजधानी होने के कारण किन्हें काशीराज भी कहा जाता था। चालुक्यों को, चोलों को, गहरवारों को, गहरवार राठौरों को या चंदेलों को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गहरवार राठौरों को। ठीक है, अगर ये काशी में राजधानी रखेंगे तो काशी में राज करने वालों को क्या कहा जाएगा, काशी राज ही तो कहा जाएगा। तो गहरवार राठौरों को हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव किन राजाओं पर था, पंजाब के राजाओं पर, बुंदेलखंड के राजाओं पर, पश्चिम के राजाओं पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के राजाओं पर। अब अगर प्रश्न पृथ्वीराज को लेके बनेगा कि पृथ्वीराज का प्रभाव किन राजाओं पर था, तो ध्यान रखिएगा राजपूताने के राजाओं पर पृथ्वीराज का था। वैसे ही बुंदेलखंड के राजाओं पर जयचंद का प्रभाव था। अगला प्रश्न देखिए, कालिंजर या महोबे के कौन से राजा थे जो जयचंद के मित्र या सामंत थे। पहले भी हमने पढ़ा है, इन्होंने पृथ्वीराज को से युद्ध किया था और एक राजा थे, यही राजा थे जो जयचंद के मित्र हुआ करते थे और सामंत थे। तो यहाँ पे कालिंजर या महोबा क्षेत्र भी आ रहा है, आपने वैसे महोबा सुन के राजा का नाम निकाल भी लिया होगा। कालिंजर या महोबे के कौन से राजा थे जो जयचंद के मित्र या सामंत थे। चोल राजा परमर्दिदेव, चंदेल राजा परमर्दिदेव, चालुक्य राजा परमर्दिदेव, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंदेल राजा
परमर्दी देव, ठीक है, जिनको हम परमाल के नाम पर भी जानते हैं। तो ये अब यहाँ ये चोल, चालुक्य और ये कंफ्यूज कराएंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि ये चंदेल थे। परमार कुछ समय के लिए हमको याद रह सकता है कि परमर्दी देव ने जयचंद्र की तरफ से लड़ा था, पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो परमर्दी देव हैं वो चंदेल हैं। अगला प्रश्न देखिए, जगनी का समय माना जाता है संवत 1220, संवत 1230, संवत 1224, संवत 1215। तो आंसर हो जाएगा 1230। जगनिक जो थे वो 1230 के माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जगनी किस राजा के वहाँ एक भाट कवि थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना कि जगनिक को एक भाट कवि के रूप में किस राजा के वहाँ का होना बताया गया है। कालिंजर के राजा परमार, पृथ्वीराज के वहाँ, विशलदेव के वहाँ, या खुमार राजा के वहाँ। तो जगनिक जो थे ये कालिंजर के राजा परमार के वहाँ पर भाट कवि थे। तो जगनिक कालिंजर के राजा परमार के वहाँ पे एक भाट कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, जगनिक ने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किया है। वे क्रमशः किन नामों से जाने जाते हैं। तो जगनिक ने जो महोबा का जब वर्णन किया था, जब हम परमार रासो पढ़ते हैं जिसको हम आल्हा खंड भी कहते हैं, देखिए उससे ये जुड़ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो परमार देव का लड़ाई का कारण बनता है, पृथ्वीराज से जो लड़ाई लड़ते हैं वो कोई और नहीं है बल्कि राजा परमाल ही हैं, जो जिनके खुमान रासो जगनिक जिसके रचनाकार रहे हैं, जगनिक का परमाल रासो, तो उन्हें परमर्दी देव भी कहा जाता है और उन्हीं के 2 वीर हुए थे। और बाद में हमने पढ़ा भी था कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था वाटरफील्ड ने, और फर्रुखाबाद के भी हुए थे जिन्होंने आल्हा खंड नाम से लिखा था इनको। तो ये चीज़ें थोड़ी छोटी हैं जो जानकारी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों का वर्णन, वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किया गया है। क्रमशः किन नामों से उसको जाना गया है ना। तो आल्हा और उदय सिंह था उनका नाम, या आल्हा और रुदल था, उदय सिंह और जसवंत सिंह था, या गोरा और बादल था। तो यहाँ पे आपको आंसर चूज़ करना है कि कौन से वो 2 नाम थे जो जगनिक ने जिनके वीर गीतात्मक ढंग से उनका वर्णन किया है। तो आल्हा उदय सिंह थे, आल्हा रुदल थे, उदय सिंह और जसवंत सिंह थे, या गोरा और बादल थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आल्हा और उदय सिंह। यहाँ मैंने नाम ज़बरदस्ती का बदल के दिया था उदय सिंह का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आल्हा और उदल कहते हैं उसको, ठीक है। तो उदल जो रहते हैं उनका एक नाम उदय सिंह भी है, क्योंकि हमें उदल तो रटा हुआ है और नया हमको डिस्टर्ब करता है उदय सिंह। तो यहाँ पे जैसे ही हम उदय सिंह अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं वो तो उदल था, है ना। तो ऐसे करके गलत हो जाएगा। और अगर वहाँ पे ऐसे रुदल दे दें तो हम कहेंगे कि ये मिसप्रिंट है किताब का, ये रुदल नहीं उदल है। और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और इसको हम टिक मार्क कर लेंगे। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, जबकि ये गलत है। रुदल से हम सोचेंगे कि ये टाइपिंग मिस्टेक है और ये सही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो उदल है उनका एक नाम उदय सिंह भी है। अगला प्रश्न देखिए, जगनी के वीर गीत क्रमशः उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हुआ। इन गीतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो जगनी ने जितने भी वीर गीत लिखे थे ये उत्तर भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, उनमें ये गीत गाए जाते थे। इन गीतों का अन्य किस नाम से जाना जाता है। वीर गीत के रूप में ये जाने जाते हैं, मल्हार के रूप में, राग केदार के रूप में, या आल्हा के रूप में। तो ये जो गीत थे उत्तर भारत में जाने वाले, ये आल्हा नाम से गाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, आल्हा गीत किस मौसम में अक्सर गाए जाते हैं। ग्रीष्म में, शीत में, बरसात में, वसंत में। मोस्ट प्रश्न है, आया भी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आल्हा जो गीत है ये बरसात में गाए जाते हैं, बारिश के समय, ठीक है। और इसके यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कि इस आल्हा को गाने वालों के लिए कौन सा नाम आता है। तो अलहैत उनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 12 बरिस लह कुकुर जीवे और 13 लह जियो सियार, बरस 18 लह छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह से ये पंक्ति पूरी थी और ये पंक्ति एक आल्हा है। अगर प्रश्न पूछ लेना, यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहे थे, ये मैंने इसलिए यहाँ इंडिकेट कर दिया है आल्हा करके, क्योंकि अगर सीधे सीधे पंक्ति देके पूछ ले कि 12 बरिस लह कुकुर जीवे और 13 लह जीवे सियार, ये पंक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो वहाँ पे वीर गीत के रूप में, आल्हा के रूप में, या इस तरह से अगर ऑप्शन रख लें तो हमें आल्हा सेलेक्ट करना है। अगर रचनाकार ना
पूछ के सीधे ऐसे पूछें। तो दूसरा बताइएगा कि ये पंक्ति कही किसकी जाती है, जल्हड़ की, जगनिक की, दलपति की, जयानक की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये पंक्ति जगनिक की है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी का कथन जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। ये प्रश्न बहुत बहुत मोस्ट है, इसको अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जगह पूछा गया है कि गूंज मात्र है, किस रचना को गूंज मात्र कहा गया है। तो प्रश्न देखिएगा कि शुक्ल जी का कथन जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, केवल जनता के बीच, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है, शुक्ल जी के द्वारा किसके संदर्भ में कहा गया है, विशलदेव रासों के संदर्भ में, परमाल रासों के संदर्भ में, खुमान रासों के संदर्भ में। तो ये कहा गया है परमाल रासों के संदर्भ में, आंसर हो जाएगा परमाल रासों। अगला प्रश्न देखिए, आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है पर इसका केंद्र माना जाता है। देखिए हमने पढ़ा है कि उत्तर भारत में अक्सर वो गाया जाता है, तो यहाँ पर एक केंद्र भी है। अब बताइए वो केंद्र क्या माना जाता है, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बैसवाड़ा, झांसी। तो इसका जो केंद्र है वो बैसवाड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बुंदेलखंड में विशेषता इसके आसपास, बुंदेलखंड में विशेषता किसके आसपास इसका चलन बहुत है, यानी कि आल्हा का। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है बैसवाड़ा, बस वो केंद्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड में विशेषता किसके आसपास ये जो आल्हा गाए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे गाया जाता है, राजस्थान में, पंजाब में, महोबा में, झांसी में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा महोबा में। हम पढ़ रहे हैं ना कि ये महोबा के राजा थे, तो इस वजह से सबसे जो अट्रैक्ट करेगी जो चीज़ वो महोबा को करेगी। उसके बाद जितना क्षेत्र उससे लगा हुआ है उसमें भी वो गाया जाएगा। लेकिन प्रश्न की तासीर को समझिएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, केंद्र पूछ रहा है तो केंद्र बैसवाड़ा है उसका। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बुंदेलखंड में, अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में विशेषता किसके आसपास इसका बहुत ज़्यादा चलन है इन आल्हा का, तो ये महोबा में इसका बहुत चलन है। अगला प्रश्न देखेंगे, आल्हा व ऊदल किसके सामंत थे और किस शाखा के क्षत्रिय कहे जाते हैं। दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं। एक तो पहले बताना है ये आला और ऊदल नाम के जो वीर हैं ये सामंत किसके थे। एक प्रश्न में बताना है कि किसके सामंत है, यानी कि इनके राजा का नाम बताना है। और दूसरा, ये किस शाखा के क्षत्रिय थे, बहुत मोस्ट प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि जो आल्हा, ये उदल आल्हा थे, ये किस शाखा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाल बनाफर, जगनिक बनाफर, भट्ट केदार बनाफर और मधुकर बनाफर। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, राजा परमार या परमर्दी देव के ये सामंत थे और बनाफरी शाखा के ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये बनाफर शब्द यहाँ पर पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखना है कि जो आल्हा और उदल थे ये बनाफरी शाखा से क्षत्रिय थे। अगला प्रश्न देखिए, जगनिक के गीतों का संग्रह किस नाम से छपा था। तो जगनिक जो आल्हा गाए थे, जो आल्हा के गीत लिखे थे, इनका जो संग्रह है वो किस नाम से छपा था, परमाल रासो, आल्हा खंड, परमाल धन, आल्हा खंड। परमाल भी छपा था, आल्हा खंड भी छपा था, परमाल रासो छपा था, क्या छपा था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आल्हा खंड का नाम से। तो हम पढ़ते हैं फर्रुखा खान के जो उस समय जिलाधीश रहे थे उन्हीं के द्वारा इसको छपाया गया था आल्हा खंड नाम से। बाद में इसको वाटरफील्ड के द्वारा क्या किया था, अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, जगनिक के गीतों का आल्हा खंड नाम किसने दिया था। तो जो फर्रुखाबाद के जिलाधीश से, मैं इसका नाम इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मैंने इसे प्रश्न क्रिएट किया था। तो अब आपका उत्तर देना है कि जो जिलाधीश करके या जो फर्रुखाबाद से जिलाधीश थे जिन्होंने इस पर वर्क किया था, ये मैं आपको बार बार बोल रही थी। तो यहाँ पे अब उनका नाम है, आपको बताना है कि जगनिक के गीतों का जो आल्हा खंड नाम से छपवाया गया था वो किसके द्वारा छपवाया गया था, वाटरफील्ड के द्वारा, चार्ल्स इलियट के द्वारा, जगनिक के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स इलियट। ये फर्रुखाबाद में जिलाधीश के उसमें थे और परमाल रासो को इन्होंने आल्हा खंड नाम से बाद में छपवाया था। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो आल्हा खंड छपवाया था चार्ल्स इलियट ने, उसको बाद में फिर अंग्रेजी में वाटरफील्ड ने अनुवाद किया था। अगर अनुवाद के लिए पूछा जाएगा कि चार्ल्स इलियट ने जो आल्हा खंड लिखा था इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो तब पूछाएगा वाटरफील्ड। अगला प्रश्न देखिए, रणमल छंद नामक काव्य संवत 1454 में किसने रचा था। अब यहाँ पे मैंने इसको सन यहाँ पे दे दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। जो रणमल छंद है इसका जो
जो समय है वो संवत 1454 है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? जगनिक के द्वारा, श्रीधर पाठक के द्वारा, श्रीधर के द्वारा या दलपति विजय के द्वारा? तो रणमल छंद किसके द्वारा ये रचा गया था? तो श्रीधर के द्वारा। खाली श्रीधर हैं, ये श्रीधर पाठक गलत हो जाएंगे क्योंकि ये द्विवेदी युग के हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर द्वारा रचित रणमल्ल छंद में ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की विजय का वर्णन है। ईडर के राजा रणमल्ल ने किस राजा पर विजय प्राप्त की थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो श्रीधर ने रणमल्ल छंद लिखा था वो ईडर के जो राठौर थे राजा रणमल्ल, उनकी विजय का वर्णन उसमें किया है। अगर पूछा जाएगा ना कि रणमल छंद में एक दो प्रश्न बन सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि जो रणमल छंद रचना है ये किसकी है। ठीक है, सीधे सीधे किसकी है पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि श्रीधर की है। फिर अगर पूछा जाए कि रणमल्ल छंद में किसके विजय का वर्णन है तो आंसर हो जाएगा ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की विजय का वर्णन है ना। अब ये प्रश्न मेरा जो यहाँ पर है, ईडर के राजा रणमल्ल ने किस राजा पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बताइएगा हुसैन शाह पाटन, जफर खां पाटन, सुमेर सिंह राजपूताना, कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जफर खां पाटन। तो ये जफर खां थे पाटन से और इन्हीं पर श्रीधर ने ये जो ईडर के राठौर राजा रणमल्ल थे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखिए, ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया पंक्ति किस ग्रंथ से है? परमाल रासों से, पृथ्वीराज रासों से, खुमान रासों से, रणमल छंद से। तो ये प्रश्न भी अच्छी पंक्ति है कि ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जोगिया, ये किसकी पंक्ति है, किस ग्रंथ से है? परमाल रासों से है, पृथ्वीराज रासों से है, खुमान रासों से है, रणमल छंद से है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये रणमल छंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न, हाँ, तो यहीं पर आज प्रश्नोत्तरी ये समाप्त हो गई है। इस तरह से हमारा देश भाषा काव्य आज समाप्त हुआ। अब हम लोग अगली जो वीडियो देखेंगे वो वीरगाथा काल, आदिकाल वीरगाथा काल पे हम फुटकल रचनाएं देखेंगे, प्रकरण 4 को। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।